हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न और आदिकाल व भक्तिकाल के सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम रीतिकाल के प्रश्नों पर हैं और रीतिकाल के भी बहुत से प्रश्न हैं जिनका हम अभ्यास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभ्यास के साथ साथ ये प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें याद कराने योग्य हैं, यानी कि जो आपको याद कराई जा सकती हैं, उन्हें याद भी कराया जाए किसी तरीके से, किसी माध्यम से। तो आप लोगों को इसके माध्यम से बहुत मदद मिलेगी अपनी परीक्षा की तैयारी में। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको पुस्तक की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं मिलेगा आपको। तो अभी हम जहाँ तक प्रश्नों को देख चुके थे, उसके आगे जो प्रश्न हैं उन्हें आरंभ करेंगे। ये जो पेज हैं ये इसी पुस्तक के हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे इसलिए इन्हें अलग से निकलवाया गया है। हम यहाँ तक प्रश्न देख चुके थे। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन, चारु गुराई। पंक्ति किसकी है? तो मतीराम की है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया है, यानी उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जिस क्लास में हम लोगों ने रीतिकाल के सभी नाम और उसके प्रवर्तक पढ़े थे, उसमें हमने याद किया था कि रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीतिकाल को इसके अतिरिक्त भी बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। इसी तरह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अलग नाम दिया है। अलग अलग विद्वान रीतिकाल को अलग अलग नाम देते हैं। उसमें रीतिकाल जो नाम है वो शुक्ल जी ने दिया है और सबसे महत्वपूर्ण इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि शुक्ल जी का जो विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसे सबसे प्रामाणिक माना जाता है। शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुई थी? 1929 ईस्वी में। और इसे पहले एक भूमिका के तौर पर लिखा गया था और 1929 में शुक्ल जी ने इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग बार बार इसलिए देखते हैं, कोई चीज़ बार बार इसलिए बोली जाती है जिससे आपको सुन सुनकर ही वो चीज़ याद हो जाए। जब हम एक ही बात को बार बार सुनते हैं तो वो हमें रट जाती है बिल्कुल। फिर जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो हमें सीधा उत्तर दिखाई देता है, यानी हमारी नज़र जो है वो सही उत्तर पर ही टिकती है, क्योंकि हम बिल्कुल उस चीज़ को रट चुके होते हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्र जिमि जंभ पर, बाणव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भूषण की है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। भूषण रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन रीतिकाल में इन्होंने जो एक अलग काम किया वो ये कि रीतिकाल में इन्होंने वीर जो काव्य है उसकी रचना की थी। वीर काव्य लिखने वाले ये प्रसिद्ध कवि हुए रीतिकाल के। प्रमुख रीतिकाल कवि और उनकी पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इंद्र जिमि जंभ पर, बाणो सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। भूषण की पंक्ति है। भूषण के दो आश्रयदाता थे। कौन कौन से थे? एक छत्रसाल और शिवाजी। ये इनकी एक पंक्ति के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, बहुत प्रसिद्ध इनकी पंक्ति है। पूछा भी जाता है और इस पंक्ति में उनके दोनों आश्रयदाताओं के नाम भी आते हैं। और जो दूसरी पंक्ति दी गई है, इति आवत चली जात उत चली 6 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासन हाथ। ये बिहारी लाल की है। इसमें नायिका का जो विरह में उसकी जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीत, देव की प्रमुख पंक्ति है। अगला है कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, कटि को कंचन काटिके कुचन मध्य धर दीन। ये आलम की प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें ये जो पहली पंक्ति ये दी गई है ये आलम द्वारा रचित है, और जो दूसरी पंक्ति अभी बोली मैंने वो शेख द्वारा रचित मानी जाती है। आलम को शेख नाम की एक रंगरेजिन से प्रेम हो गया था, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ब्राह्मणत्व को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था और अपना नाम आलम रख लिया था। वैसे ये ब्राह्मण थे।
और जो शेख थी वो बहुत विदुषी महिला थी, वो भी बहुत अच्छा काव्य करती थी। तभी माना जाता है कि जो पहली पंक्ति है ये आलम ने उसे लिख करके दी थी और जिसके उत्तर में शेख ने उन्हें वो दूसरी पंक्ति लिख करके दी थी। शेख मुअज्जम के आश्रय, मतलब जो मुअज्जम थे औरंगजेब के दूसरे बेटे, उनके आश्रय में आलम रहते थे, ऐसा माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो जगत विनोद पद्माकर की रचना है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं घनानंद, बिहारी लाल और मतीराम, लेकिन जगत विनोद जो रचना है वो पद्माकर की है। इसके अतिरिक्त इनकी हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, ये सारी रचनाएं घनानंद की हैं। बिहारी सतसई बिहारी लाल की तथा फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये मतीराम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रीत मुक्त धारा में प्रमुख रहा है नीति कथन, श्रृंगार चित्रण, भक्ति भावना या आश्रयदाता का गुणगान? तो रीत मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण जो है वो प्रमुख रहा है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। रीत मुक्त धारा की विशेषता इस प्रकार है नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रवाह। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। रीत मुक्त में घनानंद प्रसिद्ध कवि हैं रीत मुक्त धारा के, और बिहारी किसके हैं? रीत सिद्ध के हैं। अगला प्रश्न है कि देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो देव ने जो देव चरित्र लिखा है वो कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके अतिरिक्त जो 3 विकल्प हैं वो राम, इंद्र और शिव हैं। दिए गए विकल्पों में देवकृत देव चरित्र कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है और इनका मूल नाम जो है वो देवदत्त था। ये कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार घनानंद की रचना है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। घनानंद रीत मुक्त धारा के कवि हैं और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सुजान सार, इश्क लता, वियोग बेली, कृपाकंद, रस केरी वल्ली, यमुना यश, विरह लीला। और जो इनकी जो विरह लीला रचना है ये फारसी छंद में लिखी गई है। घनानंद का जन्म स्थान जो है वो बुलंदशहर है, मृत्यु इनकी वृंदावन में हुई थी और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे घनानंद। ये सुजान नामक प्रेसी से प्रेम करते थे और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे घनानंद। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी थी? जो बिहारी सतसई है उसमें बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं जिसमें से एक टीका का नाम लाल चंद्रिका भी है। तो लाल चंद्रिका किसने लिखी है? लल्लू लाल ने लिखी है, ऐसे आप याद रख सकते हो। लल्लू लाल के नाम में लाल आ रहा है, इसी से इन्होंने लाल चंद्रिका नाम दिया होगा संभवतः। तो आप लाल से याद रख सकते हैं, जिसमें लाल आ जाए लाल चंद्रिका तो लल्लू लाल। अन्य विकल्प हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुरति मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने लिखी थी और इसकी रचना जो है वो 1818 ईस्वी में हुई है। ये ब्रज भाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफी हिंदी को बजुआनी रेखता कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि लतायफी हिंदी को बजुआनी रेखता किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, लल्लू लाल ने कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है, जो खड़ी बोली हिंदी की सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। ये बिहारी रत्नाकर जो है ये सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है और इसी में यानी बिहारी रत्नाकर ने बिहारी के 713 दोहे माने हैं, यानी कि इनके अनुसार बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं और अन्य विद्वान 719 दोहे मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि रत्नाकर के अनुसार, क्यों रत्नाकर के अनुसार पूछा जाता है? क्योंकि रत्नाकर की जो बिहारी रत्नाकर है वो खड़ी बोली हिंदी की सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है, इसलिए बहुत बार पूछा जाता है कि रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 713 दोहे हैं। सुरति मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है और अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि बोधा का असली नाम क्या था?
तो बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। ये पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का नाम बोधा दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो विरह वारिश और इश्कनामा है। अगला प्रश्न है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भिखारी दास की, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भिखारी दास की है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और शतरंज शतिका आदि हैं। इनका ये काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कवित्र रत्नाकर, सेनापति, छंदसार भूषण, साहित्यसार मतिराम का और गंगा लहरी पद्माकर का। तो छंदसार भूषण ये सुमेलित नहीं है, विकल्प बी सही होगा बिल्कुल। छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। छंदसार या वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है जो छंद निरूपक ग्रंथ है। मतिराम के ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके आगे का जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं चिंतामणि, देव और रत्नाकर। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं और द्विजदेव महाराज मान सिंह ये अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की एक अन्य रचना जो है वो श्रृंगार बत्तीसी है। चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो 1601 ईस्वी है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 ईस्वी है और रामचंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो केशव दास जी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी रचना केशव दास ने एक रात में लिखी थी, ऐसा माना जाता है। तो रामचंद्रिका को माना जाता है कि उन्होंने एक रात में लिखी थी। और किसकी प्रतिस्पर्धा में लिखी थी? तो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो चंद्रालोक के आधार पर की है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, शिवराज भूषण। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। महाराज जसवंत सिंह जो थे वो मारवाड़ के शासक थे और वे राठौर राजपूत थे। ये अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। इसे हमने ऐसे याद किया था कि यदि आपके पास भाषा का आभूषण, आभूषण से भूषण याद किया था कि अगर आपके पास भाषा का आभूषण है तो आपको जस मिलना निश्चित है। जस यानी कि यश। इस तरह से याद किया था। जसवंत सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला विकल्प है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? रसविलास देव, कविप्रिया केशव दास, श्रृंगार लहरी रत्नाकर या ललित ललाम मतिराम। तो जो गंगा लहरी है, श्रृंगार लहरी नहीं गंगा लहरी, वो रत्नाकर का नहीं है। इसका सही उत्तर जो है पद्माकर है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। यह संस्कृत कवि जगन्नाथ दास कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है और शेष जो है वो सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति पद्माकर की है, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्ति है ये। फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर, ये किसकी है? ये रसलीन की प्रसिद्ध पंक्ति है। थोरी थोरी
बैसे की अहीन का छोटी सम रत्नाकर का है, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होए बिहारी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, आलम या सेनापति? तो सेनापति रीत मुक्त नहीं है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। बोधा, ठाकुर, आलम और घनानंद ये 4 प्रमुख कवि रीत मुक्त काव्यधारा में आते हैं, जबकि सेनापति रीत मुक्त कवि नहीं है, ये रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं। सेनापति राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया है इन्होंने। सेनापति ब्रज भाषा लिखने में सिद्धहस्त हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम इत्यादि हैं। बोधा, आलम, ठाकुर ये सब रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? यानी कि एक उसके लगभग पूछा गया है, 2000 के लगभग, 8500 के लगभग, 5000 के लगभग या 700 के लगभग। तो हमें पता है कि अभी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, बिहारी ने कुल 719 दोहे अपनी बिहारी सतसई में लिखे हैं और रत्नाकर के अनुसार 713 माने जाते हैं। तो चाहे 713 हो या 719, दोनों किसके लगभग हैं? 700 के, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं खुसरो, पलटू दास, रहीम या मतीराम? तो रीतिकाल के प्रमुख कवि में मतीराम है। खुसरो, पलटू दास और रहीम ये रीतिकाल के कवि नहीं हैं। खुसरो आदिकाल के हैं, रहीम भक्तिकाल के हैं और पलटू दास भी भक्तिकाल के कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास, तुलसीदास, सूरदास या बिहारी? तो रामचंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। रामचंद्रिका के कवि केशव दास हैं। केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास की रामचंद्रिका, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। तुलसीदास की प्रामाणिक कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 12, और इनका क्रम हम बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, इनका क्रम पूछा भी जाता है बार बार। बिहारी सतसई, बिहारी ने एक ही रचना लिखी थी और एक ही रचना के माध्यम से उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, तभी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो भाषा भूषण भिखारी दास की नहीं है। भाषा भूषण के विषय में अभी हमने देखा था कि यदि आपके पास भाषा का आभूषण है तो क्या मिलेगा? जस, और जस से जसवंत आप याद रख सकते हैं, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उसमें अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो अलंकृत काल नाम दिया है, ये गलत हो गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं दिया है, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, विकल्प ए सही होगा, मिश्र बंधु। क्योंकि मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है ना, प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। तो ये गलती से निकल गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं होगा, विकल्प ए सही है, मिश्र बंधु। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि युक्त तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो युक्त तरंगिणी के रचनाकार है कुलपति मिश्र, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। युक्त तरंगिणी जो रचना है ये कुलपति मिश्र की है। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिख, द्रोण पर्व आदि हैं। केशव दास की रचना वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता आदि हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णचरित, कवित्व विचार, रामायण आदि। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसार्णव और रस रत्नाकर इत्यादि। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये पंक्ति है बिहारी की, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य जो विकल्प हैं वो पद्माकर, घनानंद और रसखान है, लेकिन सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर पंक्ति बिहारी दास की है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है।
ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? तो राधाचरण गोस्वामी ने। और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण इत्यादि। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला इत्यादि। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे और इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद या अलंकार गंगा? तो अलंकार गंगा जो रचना है वो देव की नहीं है। देव की प्रमुख रचनाएं भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग इत्यादि हैं। अलंकार गंगा कृति के रचनाकार जो हैं वो श्रीपति हैं। श्रीपति की अन्य रचनाएं काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास विनोद आदि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? विज्ञान गीता, रतन बावनी या जहांगीर जस चंद्रिका? तो भू परिक्रमा जो है वो केशव दास की रचना नहीं है। भू परिक्रमा रचना है विद्यापति की। विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विज्ञान सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत इत्यादि हैं। इनकी संस्कृत, मैथिल और हिंदी की अलग अलग रचनाएं हैं विद्यापति की। जब हमने विद्यापति को पढ़ा था तो इनकी रचनाओं के विषय में विस्तार से देखा था। इनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनकी जो है ये अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं। और केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, बिहार वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्शिक इत्यादि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है या कौन मानता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। एक प्रश्न और याद आ रहा है कि इन्हें कोर्ट का कवि किसने कहा है? केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है? अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी है और सुना है ध्यान से तो आपको याद आ गया होगा तुरंत कि कोर्ट में क्या होती है? विजय। तो विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ध्यान रखिएगा कि केशव को कोर्ट का कवि कहा जाता है और कहा है विजयपाल सिंह ने। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और इस दोहे से शुरुआत करेंगे। इस दोहे का अर्थ देखेंगे सबसे पहले। तो तब तक के लिए धन्यवाद।